गुड आफ्टरनून। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं मानव में। मानव में उत्सर्जन, ये टॉपिक है। तो देखिए, इस टॉपिक में कई सब टॉपिक हैं। पहला जो टॉपिक है मानव में उत्सर्जन में, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। ये मानव में नहीं है। मानव का तो केवल इसमें मानव वृक्क की संरचना है, नेफ्रॉन की संरचना है और मानव वृक्क की कार्य की है। लेकिन ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन जो टॉपिक है, ये टोटल सभी जीवों में है। तो जो इसमें प्रति रखा है कि विभिन्न वर्ग के जंतुओं में नाइट्रोजनी अपशिष्ट बनते हैं। आप सब जानते हैं कि विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, सभी जीवों के शरीर में, और उसके फलस्वरूप हमारे शरीर में क्या होता है, कुछ अपशिष्ट बनते हैं। वो बनते कैसे? नाइट्रोजनी अपशिष्ट। और उनको शरीर से बाहर निकालना अत्यावश्यक होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो हमारे लिए कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। कुछ जहरीले भी होते हैं, कुछ को हम समय तक स्टोर कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। तो देखिए, उनको बाहर निकालना कैसा होता है, अत्यावश्यक होता है। तो सबसे पहले यहां में देखना है कौन कौन से पदार्थ जीवों में बनते हैं जिनको बाहर निकालना है। तो पहला पदार्थ है अमीनो अम्ल। ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि 11वीं क्लास में 3 ही पढ़ाए गए थे, अमोनियो टैलिक, ऐसे अमोनिया उत्सर्जी, यूरिया उत्सर्जी और यूरिक अम्ल उत्सर्जी। लेकिन ये अमोनिया उत्सर्जी, इसमें 2 भागों में बांटा गया है। एक तो अमीनो अम्ल है, एक अमोनिया है। ध्यान रखना, आपको अमोनिया लिखाया था मैंने, ये अमीनो अम्ल है। तो देखिए, प्रोटीन के पाचन से अमीनो अम्ल बनते हैं। प्रोटीन किससे बनती है? प्रोटीन बनती है अमीनो अम्ल से। और जब प्रोटीन का पाचन होगा तो क्या बनेंगे? अमीनो अम्ल बनेंगे। अब वैसे तो बेटा आप सब जानते हैं कि जो अमीनो अम्ल होते हैं हमारे लाभदायक होते हैं, लेकिन यहां जो एग्जाम्पल बताएंगे आपको, कुछ अकशेरुकी और एकाइनोडर्म में, इनमें कुछ अनावश्यक भी होते हैं अमीनो अम्ल, कुछ अनावश्यक जिनको बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इन्हें सीधे उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। कोई काम के नहीं होते, कुछ ऐसे पदार्थ ऐसे होते हैं अमीनो अम्ल जिनको सीधे ही, आप जानते हैं कि हमारे लिवर में 2 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। कौन कौन से? एक तो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, एक अनावश्यक। आवश्यक तो वो होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, सही है ना बेटा, जिनका निर्माण हमारी बॉडी खुद नहीं करती। जब खुद बॉडी निर्माण नहीं कर रही तो वो हमारे लिए आवश्यक है। जो हम कहां से मिलते हैं बेटा? भोजन से। जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके माध्यम से बनते हैं। अब मान लो जो भोजन से हम जो ग्रहण कर रहे हैं और हमारी बॉडी भी, कुछ ऐसे भी है जो हमारी बॉडी भी बना रही है, तो हमारे लिए तो अनावश्यक हो गए ना, तो उनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। तो वही है, इन्हें सीधे उस पदार्थ के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। जो ये मान लो कि वो हमारी बॉडी बना रही है और हम बाहर से भोजन में ले रहे हैं, वो हमारे लिए काम के नहीं होंगे। अतिरिक्त जो अमीनो अम्ल होंगे उनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होगा। अब ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? जो अमीनो अम्लों को नाइट्रोजन में बाहर निकालते हैं वो कहलाते हैं एमिनोटैलिक प्राणी। वो अम्नियोटैलिक है, पर अमीनो के बाद अमीनोटैलिक लिखाई थी, ये ध्यान रखना। अमीनोटैलिक प्राणी एनिमल्स कहलाते हैं। ये एग्जाम्पल याद रखना। अमोनिया उत्सर्जी में 2 एग्जाम्पल है, कौन कौन से? कुछ अकशेरुकी और एकाइनोडर्म में, ये याद रखना है आपको। दूसरा है अमोनिया। तो बताई थी आपको बेटा, अमोनिया जानते हो क्या होते हैं? अमोनिया NH3 होती है, अमोनिया NH3 ये होती है। अब देखिए,
तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि इसका निर्माण कहां होता है, अमीनो अम्ल इस किस प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। एक बात ध्यान रखना, डीएमिनेशन द्वारा बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में यही बन सकता है कि अमीनो अम्ल कहां बनते हैं, अमोनिया कहां बनती है, बताइए ये जो अमोनिया है बनती कहां है, यकृत में। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन आएगा। ये किस प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, प्रक्रिया याद रखना, डीएमिनेशन द्वारा, और कहां बनते हैं वो भी याद रखना है, यकृत में बनते हैं। दूसरी बात है, सब जानते हैं अत्यंत जहरीली गैस है अमोनिया। कैसी है, एक अत्यंत जहरीली गैस है। इसके और जल में घुलनशील होती है, लिख रहा है बेटा, जल में कैसी होती है, घुलनशील होती है। दूसरी बात है, जब अत्यधिक जहरीली गैस है तो इसके अवशोषण के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। जो जलीय जीव होते हैं, अधिकांश जलीय जीव, एग्जाम्पल दे रखे हैं, प्रोटोजुआ, पॉलीफेरा, सीलन, टेट्रा, क्रस्टेशिया, टैडपोल और मछलियां, ये सभी जलीय जीव है। ये जलीय जीव क्या करते हैं, इसका अवशोषण करते हैं। मैं बार बार जल में थोड़ी सी मात्रा में बनी और घुलित अवस्था में त्याग दी, मतलब कि इतनी जहरीली है इसको शरीर में स्टोर नहीं कर सकते, थोड़ी सी बनेगी और जल में घुलित अवस्था में उसको बार बार त्यागते रहेंगे। तो एक बात ध्यान रखना है, यहां पर दो चीज याद रखनी है। पहली बात तो वे जीव जो अमोनिया का नाइट्रोजन के रूप में उत्सर्जन करते हैं वो कहलाते हैं अमोनियोटैलिक। हालांकि 12th में आपने ये पढ़ा था केवल अमोनिया उत्सर्जी अमीनोटैलिक, लेकिन यहां बात दो भागों में बांट दिया इसको, वो तो एमिनोटैलिक है और ये अमोनियोटैलिक है। ये अमोनिया है ना, अमोनिया, तो ये अमोनियोटैलिक है, ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात ये रखना कि सर्वाधिक जहरीली गैस को, सर्वाधिक जहरीली कौन होती है, अमोनिया, ये सबसे अधिक जहरीली होती है और इसके उत्सर्जन के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है, यह ध्यान रखना। एग्जाम्पल याद रखना, ये सभी जलीय जीव हैं जो अमोनिया उत्सर्जी होते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, सीलन, टेट्रा, क्रस्टेशिया, टैडपोल, मछलियां। इसके बाद हम पढ़ते हैं हम लोग यूरिया। तो पहला पॉइंट दे रखा है बेटा, यूरिया का सूत्र जानते हो क्या होता है, NH2CONH2, ये यूरिया है। अब सबसे पहला कंपेरिजन करो अमोनिया से कम विषैला। सर्वाधिक विषैला कौन है, अमोनिया। दूसरे नंबर पे यूरिया। हम कैसे हैं, यूरिया उत्सर्जी है, यूरियोटैलिक है। इसका मतलब है ये कम विषैला है तो थोड़े समय के लिए इसको हम स्टोर कर सकते हैं, करते ना। आप टॉयलेट को घंटा 2 घंटा स्टोर कर सकते, ज्यादा नहीं, 24 आवर्स के लिए नहीं कर सकते, ना 12 घंटे के लिए कर सकते, मैक्सिमम कितने, 1 या 2 घंटे स्टोर कर सकते हैं। अमोनिया को तो आप 10-15 मिनट में इकट्ठे नहीं कर सकते, अत्यधिक जहरीली होती है। इसको आप घंटे 2 घंटे स्टोर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है उत्सर्जन के लिए कम जल आवश्यक है और अमोनिया के लिए अत्यधिक जल आवश्यक है। तीसरा पॉइंट, इनका निर्माण कहां होता है, यूरिया कहां बनता है, ध्यान दो। किस प्रकार से अमीनो अम्ल कहां बन रहा था, अमोनिया कहां बन रही थी, यकृत में। यूरिया कहां बनता है, ये भी यकृत में, ध्यान रखना बेटा, यूरिया भी यकृत में बनता है। अब ये बनता कैसे है बेटा, मैं ये बात लिखाई थी आपको कि कुछ जीव क्या करते हैं, जो जलीय जीव हैं वो अमोनिया को किस में बदल देते हैं, यूरिया में। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देते हैं। आप देखिए ये अमोनिया है, क्रिया हुई किससे, CO2 से। यहां अभिक्रिया दे रखी है कि यही जीव है बेटा, कुछ जलीय जीव ही हैं जो अमोनिया को बदलें किसमें, यूरिया में। देखिए तो यहां ये अमोनिया है, इसकी क्रिया किससे, CO2 से, तो ये बन गया यूरिया। ये आपको लिख रहा है, क्या लिख रहा है बेटा, यूरिया है, और जल बाहर निकलेगा। ऐसे जंतु जो यूरिया के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्टों का निष्कासन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूरियोटैलिक।
एग्जाम्पल याद रखना, मनुष्य, स्तनधारी और उभयचर। ये यूरिया उत्सर्जी हैं, उभयचर हैं, स्तनधारी में सभी आ जाएंगे बेटा, जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक मनुष्य का एग्जाम्पल वैसे लिख दिया, ध्यान रखना इस बात को, मनुष्य भी स्तनधारी में आएगा, सही है ना भाई, मानव स्तनधारी है ये। मेंढक तो बेटा यूरियोटेलिक ही है। मेंढक तो टॉयलेट की इतनी पिचकारी मारता, पता होगा आपको कि आपने यदि कोई उसका कोई परभक्षी आ रहा हो उसको भी अगर भ्रमित कर देता है एक बार, इतनी भयंकर टॉयलेट की वो पछाड़ मारता है। यूरिक अम्ल उत्सर्जित तो केवल टॉयलेट नहीं करते, वो तो बीट त्यागते बेटा। कभी देखा होगा आपने, जो पक्षी हैं कभी टॉयलेट कर देखे पक्षी, केवल बीट त्यागते हैं। गिरगिट है केवल बीट त्याग, छिपकली कभी टॉयलेट देखी है? छिपकली जहां भी मिलेगी घरों में, छिपकली केवल क्या करती है बेटा? बीट त्यागती है, वो केवल औषधि नहीं करते बेटा। ये तो टॉयलेट करता देखा होगा, खूब पिचकारी मारता है, पढ़ा भी होगा 11वीं क्लास में। एक बार तो अपने परवक्षी को भ्रमित कर देता है बेटा, इतनी तेज पिचकारी मारता, बहुत तेज, आप देखना। तो ये आपको याद रखना है। अब ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट, मनुष्य में मूत्र कितनी मात्रा, देखो मूत्र में लगभग 2 ग्राम प्रति 100 ml, प्रति 100 ml मूत्र में कितना यूरिया होता है बेटा? ये 2 ग्राम यूरिया है। 100 ml मूत्र में लगभग 2 ग्राम यूरिया की मात्रा पाई जाती है। ये बात ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा कितनी होती है, तो लगभग 2 ग्राम प्रति 100 ml ऑफ मूत्र, यूरिया मतलब कि मूत्र कितनी होती है? 2 ग्राम होती है। समुद्री मछलियों में ये मात्रा अधिक होती है। कितनी होती है? देखो हम कहें 2 से 2.5% बोले, या सीधे बोल दे 2 से 2.5 ग्राम प्रति 100 ml, एक ही बात है भाई, परसेंट मतलब 100 पे तो है। इसका मतलब ये 2 है और ये 2 से 2.5 है यूरिया। तो ये कैसे हुए? हाइपरटोनिक, जानते हो हाइपरटोनिक भाई, इनमें यूरिया ज्यादा है तो इनका जो मूत्र कैसा होगा? गाढ़ा होगा, हाइपर होगा, हाइपरटोनिक। और ये हमारा जो मूत्र होगा ये हाइपो, इसकी तुलना करें तो ऊंट देखा होगा, जो मरुस्थलीय जीव होते हैं उनका जो मूत्र होता है और भी कैसा होता है? सांद्र होता है, हाइपरटोनिक होता है मूत्र, जितने भी आपके मरुस्थलीय जीव हैं। तो ये 2 पॉइंट याद रखने हैं आपको। इसके बाद में चौथा दे रखा है आपका यूरिक अम्ल। पहली बात तो सबसे कम विषैला होता है यूरिक अम्ल। जितने भी आपने पढ़े थे उनमें सबसे कम विषैला कौन होता है? यूरिक अम्ल होता है। इसके उत्सर्जन के लिए जल की मात्रा भी कम, सबसे कम। सर्वाधिक मात्रा अमोनिया के लिए, दूसरे नंबर पर यूरिया के लिए, और सबसे कम किस चाहिए बेटा? यूरिक अम्ल के लिए। कैसा होता है ये? तो बता दिया, ये टॉयलेट नहीं करते, अर्ध ठोस के रूप में उत्सर्जन करते हैं। ये टॉयलेट नहीं करते, और मूत्र, वो मेढक तो टॉयलेट करता है बेटा, पिचकारी मारता है टॉयलेट की, ये मेढक तो इसमें आ ही नहीं सकता। इसमें तो केवल बीट वाले आएंगे। हाँ यूरियोटैलिक तो वही है, ये यूरिको है, ये यूरिकोटैलिक है, ध्यान दो बेटा, ये यूरिकोटैलिक है, वो यूरियोटैलिक है। हाँ, ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? यूरिकोटैलिक। एग्जाम्पल है कीट, पक्षी, सरीसृप, स्थलीय घोंघा।
ये सभी बीट त्यागते हैं। और आप जानते हैं दूसरी बात कैसा होता है बेटा, ये जल में अघुलनशील होता है। एक पॉइंट ध्यान रखना बेटा, यूरिक अम्ल कैसा होता है, जल में अघुलनशील होता है, इसलिए इसके अवशोषण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल याद रखना, कौन कौन से, कीट है, पक्षी है, सरीसृप है, स्थलीय घोंघा। अब महत्वपूर्ण पॉइंट है दो। पहला, मूत्र में लगभग 2 ग्राम यूरिक अम्ल होगा, विशेष स्थिति में यूरिया की तरह होगा। रासायनिक संरचना याद रखना, 268 ट्राईऑक्सी प्यूरिन होगा। मतलब इस प्यूरिन के कार्बन 2, 6 और 8 पर ऑक्सीजन प्रमाण होगा, ट्राईऑक्सी प्यूरिन। ये संरचना याद रखना आपको। एग्जाम ट्रिक है बेटा, ये बात याद रखना, ट्रिक। पहली बात, अमोनिया कैसा होता है बेटा, ये ट्रिक है हाई टॉक्सिक। जानते हो हाई टॉक्सिक? हाई टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब है अधिक विषैला। कैसा होगा बेटा, अधिक विषैला होगा। और इसके उत्सर्जन के लिए हाई वाटर, अधिक जल की आवश्यकता होगी। ये बात ध्यान रखना, अमोनिया हाई टॉक्सिक है, अधिक विषैला है, और जितना अधिक विषैला होगा उतने ही अधिक जल की आवश्यकता होगी उत्सर्जन के लिए, उतनी अधिक जल की। दूसरे पॉइंट पर है यूरिया। यूरिया विषैला कैसा बेटा, मध्यम। ये मीडियम का मतलब जानते हो, ये मध्यम विषैला है। तो इसके लिए जल की आवश्यकता भी कैसी होगी, जब मीडियम विषैला है, ध्यान दो, जब मीडियम विषैला है तो जल के उत्सर्जन के लिए मीडियम जल की आवश्यकता होगी, मध्यम जल की आवश्यकता होगी। और यूरिक जो अम्ल है आपका, ये लो टॉक्सिक, कम विषैला है। लो माने ये कम विषैला है। जब ये कम विषैला है तो इसके लिए उत्सर्जन के लिए भी कम जल की आवश्यकता होगी। तो ये बात ध्यान रखना तीनों को। अब बात करते हैं मानव वृक्क की संरचना की। ध्यान दो, आप जानते हैं सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो संरचना आप क्या तो बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर संरचना को आपको ध्यान में रखना होता है यहाँ पर। जैसे कि ओके भाई, हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ध्यान रखो, 2 वाले 2 ले लें, वो दिमाग में रखने पड़ते हैं, क्योंकि इस एग्जाम में आपको डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा, केवल भागों को समझना है। तो सबसे जब वृक्क की आंतरिक संरचना पढ़ोगे, वृक्क जानते हो बेटा, वृक्क क्या होता है, वृक्क होती है किडनी। क्या होती है बेटा, वृक्क होती है किडनी। अब वृक्क की आंतरिक संरचना खूब पढ़ी है। पहली बात तो मानव का जो वृक्क होता है, संयोजी ऊतक के पतले आवरण ढका हुआ होता है, जिसको क्या बोलते हैं, इसे वृक्क संपुट कहते हैं, वृक्क आवरण। क्या बोलते हैं, वृक्क आवरण, वृक्क संपुट बोल दो या वृक्क आवरण बोल दो। कटाव में वृक्क में 2 भाग दिखाई देते हैं। कटाव जानते हो, ये अनुप्रस्थ काट है। क्या है बेटा,
अनुप्रस्थ काट है। जब वृक्क का अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो इस अनुप्रस्थ काट में दो भाग दिखाई देते हैं। कौन कौन से? कॉर्टेक्स मतलब जानते हो बेटा? कॉर्टेक्स का मतलब है बलकुट, और बलकुट का मतलब बाहरी भाग है। क्या है ये? बाहरी भाग। ये सबसे बाहरी भाग है बलकुट। और दूसरा है मेडुला। जानते हो ये मेडुला क्या बोलते बेटा? ये मध्यांश है। और ये आंतरिक भाग है। ये बात याद रखना, दो भाग हैं। बाहरी भाग को बलकुट बोलते हैं, इंग्लिश में कॉर्टेक्स। कई बार क्या होता है बेटा, ये चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कोई सब्जेक्ट हो, वो हिंदी में लिख देता है कॉर्टेक्स। इंग्लिश वर्ड है CORTEX, लेकिन हिंदी में लिख के आता कॉर्टेक्स। आप क्या करो बताओ? इंग्लिश में क्वेश्चन देखोगे तो ये लिखा मिलेगा CORTEX, और हिंदी में लिख दिया कॉर्टेक्स। तो यह ऐसे कॉमन वर्ड आपको ध्यान रखने हैं कि भाई इंग्लिश में बलकुट बोल रहे हैं तो ये कॉर्टेक्स शब्द याद होना चाहिए आपको। और आंतरिक भाग को मेडुला बोलते हैं, मध्यांश बोलते हैं। आप क्या तो संरचना बनाओ बेटा इनकी, पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ये कॉर्टेक्स वाला भाग होता है, इस कॉर्टेक्स वाले भाग में तो देखो संरचना देख लो। चलो वृक्क की संरचना, एक जो वृक्क की संरचना होती है, क्यों नहीं ना भाई? तो ये जो वाला भाग है आपका, ये बलकुट वाला भाग है। कौन सा बेटा? बलकुट है। और अंदर वाला भाग है मध्यांश। देखिए ये मूत्र वाहिनी है, मूत्र वाहिनी। और ये वाला जो भाग है, यहां पर आपकी दो वाहिका भी प्रवेश करे, वो ध्यान रखना है आपको। एक तो वृक्क धमनी,
वृक्क, धमनी और वृक्कशिरा। ये बात ध्यान रखना। ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं वृक्क पेल्विस। क्या बोलते हैं? वृक्क पेल्विस बोलते हैं। और ये जानते हो इसको क्या बोलते हैं? ये मध्यांश पिरामिड है। क्या है ये? मध्यांश पिरामिड। और ये जानते हो बेटा क्या है? ये बटनी के वृक्क स्तंभ है। वर्टनी वर्टनी के वृक्क स्तंभ। और इसको ये जो अब संरचना आपकी ये होती है बेटा कैलिक्स। ये वृक्क संपुट है। क्या बेटा? ये वृक्क आवरण। अब ध्यान दो, ये रफी डायग्राम है। अब देखिए पहला भाग क्या है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जानते हो? ये पहला भाग है बेटा। ये बलकुट वाला भाग होता है, बाहरी। लिख रहा है वृक्क का बाहरी भाग। ध्यान दें, वृक्क का बाहरी भाग जो बाहर दिख रहा है आपको, इसके बलकुट के बाहर वृक्क आवरण भी है। तो पहला भाग वृक्क का बाहरी भाग क्या है? कॉर्टेक्स वाला भाग है। गहरे लाल रंग का होता है। अनुपस्थ काट में देखें तो ये जो वाला भाग होता है ये गहरे लाल रंग का होता है। इसमें मैलपीघी कणिकाएं पाई जाती हैं। जानते मैलपीघी कणिकाएं? मैलपीघी नाम सुना होगा बेटा। मैलपीघी काय नाम सुना है? मैलपीघी काय नाम सुना है? और इसके दो भाग हैं मैलपीघी काय के। कौन कौन से? बोमेन संपुट, और है केशिका गुच्छ। केशिका। अब देखिए मैलपीघी काय में जानते हो, जो बोमेन मतलब कि जो नेफ्रॉन का सबसे बाहरी भाग, सबसे प्रारंभिक भाग है, वो कहलाता है मैलपीघी काय। अब मैलपीघी काय दो भागों में बटा हुआ है, बोमेन संपुट और केशगुच्छ। तो ये जानते हैं। तो इसमें जो बोमेन संपुट होता है, आपने नेफ्रॉन की जब संरचना पढ़ोगे ना बेटा, नेफ्रॉन की संरचना, तो एक तो सबसे पहले मैलपीघी काय कहां होगा? बलकुट में होगा। दूसरी बात, समीपस्थ कुंडलिका भी कहां पे होती है? बलकुट में होती है। दूरस्थ कुंडलिका भी कहां होती है? बलकुट में होती है। यह ध्यान रखना कि नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक इकाई है। ये आपका वृक्क है। क्या है ये? मानव वृक्क के बेटा। क्या है ये? मानव वृक्क की आंतरिक संरचना है।
इसमें बैल्पी कणिकाएं होती हैं, इस कारण ये दानेदार दिखाई देती है। बस ध्यान, क्वेश्चन आ सकता है जो बलकुट वाला भाग है वो दानेदार किसके कारण दिखाई देता है? तो मैल्पी की कणिकाओं के कारण। दूसरी बात, स्थिति, इसमें क्या क्या स्थिति होती बता दी आपको। पहली बात तो मैल्पीघी काय, एक ही बात है बेटा, मैल्पीघी कणिकाएं बोल दो या मैल्पीघी काय बोल दो। मैल्पीघी काय समीपस्थ कुंडित नलिका और दूरस्थ नलिका। मैल्पीघी काय के दो भाग हैं, बोबिन, संपूर्ण के गुच्छ। तो ये तीनों चीज कहां पाई जाएंगी? कभी क्वेश्चन आ जाए कि बलकुट वाले भाग में तीन चीजें स्थित होती हैं, मतलब इस वाले भाग में नेफ्रॉन की ये तीन चीजें बेटा, कौन कौन सी? मैल्पीघी कणिकाएं या मैल्पीघी काय, समीपस्थ कुंडित नलिका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और दूरस्थ कुंडित नलिका, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये तीन चीजें पाई जाती है, वो आपको याद रखना है। दूसरी बात याद रखना बेटा, ये बलकुट आंतरिक भाग को समझाने से पहले डायग्राम यहां पर है, मैं पहले डायग्राम के मदद समझा देता हूं कि इस बलकुट अंदर धस गया, धस रहा है ना। इस बलकुट ने अंदर धस करके क्या बनाया? बटनी के वृक्क स्तंभ। ये अंदर धस गया, ये किसका पार्ट है? ये बलकुट का ही पार्ट है, जो वर्तनी के वृक्क स्तंभ बने, ये बलकुट के ही भाग है बेटा, ये बलकुट के ही है। और ये मध्यांश उभर गया जब ये बलकुट अंदर की ओर धसा, यूं अंदर धस रहा ना बेटा, जो बलकुट अंदर की ओर धसा तो मध्यांश बाहर की ओर उभर गया। ये मध्यांश के पिरामिड है। ये अंदर धस करके तो क्या बना लिया? वर्तनी के वृक्क स्तंभ बना लिए। और जब ये अंदर धसा तो ये पिरामिड की स्थिति बन गई, पिरामिड के आकार की स्थिति बन गई, जिनको बोल रहे हैं मध्यांश पिरामिड। मानव में 8 से 12 इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? 8 से 12, ध्यान रखना बेटा, इनकी संख्या 8 से 12 होती है। और इनका जो नीचे का जो कीपक भाग है, ये वाला पिरामिड से नीचे जो जब ये अंदर धसे, कौन? बलकुट अंदर धस करके क्या बनाए? बटनी के वृक्क स्तंभ बनाए, तो यहां पर एक कीपकार स्थिति बन गई, जिसको बोल रहे कैलिक्स। अब देखिए, मध्यांश, मेडुला के बारे में पढ़ेंगे तो बताया था बेटा, मेडुला पहला पॉइंट क्या है? वृक्क का आंतरिक भाग है, तो पता ही है, मेडुला का मतलब आंतरिक भाग है। दूसरा पॉइंट, यह त्रिभुजाकार संरचनाओं में बटा होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? पिरामिड। अभी मैंने बनाए थे ना बेटा ऐसे त्रिभुज के आकार के पिरामिड बनाए थे, लिखा था मध्यांश के पिरामिड। तो एक बात ध्यान रखना कि बलकुट किस में बटा हुआ होता है? त्रिभुजाकार संरचनाओं, जिन्हें क्या बोलते हैं? पिरामिड। इंग्लिश में बोलते हैं रीनल पिरामिड। रीनल का मतलब वृक्क पिरामिड, वृक्कीय पिरामिड है, या मध्यांश पिरामिड बोल सकते हैं। तो यह रीनल जो शब्द आया है वृक्क के लिए आया है। मैंने ये वहां लिखा दिया था कोष्टक में कितने होते हैं पिरामिड संख्या। मानव में प्रत्येक किडनी में 8 से 12 पिरामिड पाए जाते हैं। मुख्य विशेषता क्या है बेटा? पहली विशेषता है चौड़ा भाग, क्या कहलाता है? चौड़ा भाग कॉर्टेक्स की ओर, और सकरा भाग वृक्क पेल्विस की ओर। जो वृक्क का चौड़ा भाग बताया था मैंने अभी, वो तो किसकी ओर है? बलकुट की ओर है। और सकरा भाग के बेटा ये लिखाई थी मैंने, वृक्क पेल्विस, इसको हिंदी में बोलते हैं वृक्क श्रोणी। ये वृक्क पेल्विस क्या है? ये वृक्क श्रोणी है बेटा, मैं लिखाई थी आपको वृक्क पेल्विस।
इधर कॉर्ट में बताया था, कॉर्टेक्स के उभार, वर्तनी के वृक्क स्तंभ। जो कॉर्टेक्स जानते हो, ये बालकुट वाला भाग है, बालकुट। अब बालकुट के उभार, बालकुट दस गया मध्यांश में, तो उनके उभारों को क्या बोलते हैं? वर्तनी के वृक्क स्तंभ कहते हैं, ध्यान रखना। बालकुट के उभारों को ही बोलते हैं वर्तनी के वृक्क स्तंभ, जो मैंने डायग्राम लिखाई थी अभी, तो मैं बताया था वृक्क अंदर धस गया, तो जब अंदर धस रहा है तो उभारी तो हुए इसके, तो उभारों क्या बोलेंगे? वर्तनी के वृक्क स्तंभ बोलेंगे। अब इसके वृक्क के अन्य भाग कौन कौन से? सबसे पहला भाग बता दिया बेटा, कॉर्टेक्स। ये भाग तो आपका क्या है? बालकुट है, सॉरी कैलेक्स है बेटा। ये कैलेक्स जानते हो? इसको हिंदी में कैलेक्स ही बोलते हैं, वैसे इसको कैलेक्स ही बोलते हैं, ये लिख ही रहा है कैलेक्स। ये वो भाग है जो प्रेमणाकार, जब वर्तनी के वृक्क स्तंभ में अंदर धसे तो एक एक त्रिभुजाकार संरचना, नीचे एक संरचना बनी बेटा, कीपाकार संरचना, वो क्या है? कैलेक्स है। वृक्क धमनी, मेरा बताया था आपको कि वृक्क के अंदर दो चीज प्रवेश कर रही थी, लिखाई थी मैंने आपको, वृक्क धमनी और वृक्क सिरा। ये वृक्क धमनी और ये वृक्क सिरा है। वृक्क धमनी को बोलते हैं रीनल आर्टरी और वृक्क सिरा को बोलते हैं रीनल वेन। मतलब मैंने केवल प्रवेश दिखाई थी, लेकिन आगे ये बहुत सारी शाखाओं बढ़ के धमनी के जाल बनाती पूरा। कि मैंने एक सिंगल शाखा दिखाई थी, लेकिन आगे जाकर के ये शाखा बढ़ गई, फिर 2 में, फिर 4 में, फिर 6 में से बढ़ जाएगी बेटा। तो ये मतलब वृक्क के अंदर पेल्विस वाले भाग, वृक्क श्रोणी वाले भाग से क्या प्रवेश करता है? वृक्क धमनी और वृक्क स्राव भी प्रवेश करते हैं। इसके बाद में तीसरा भाग है वृक्क वृक्क पेल्विस। बेटा 2 भाग बता दिए, तीसरा भाग है वृक्क पेल्विस। लिखा था बोर्ड आपको, जो मध्य भाग है, कीपाकार जो भाग है बीच वाला, वो कहलाएगा वृक्क पेल्विस, वृक्क श्रोणी, वृक्क श्रोणी बोलते हैं इसको। और ये एक मूत्र वाहिनी जो नीचे निकलती है बेटा, प्रत्येक वृक्क से एक मूत्र वाहिनी निकलती है। और कहां खोलेगी ये मूत्र वाहिनी कहां खुलती है? मूत्राशय में खुलती है। अब ये कोई ट्रिक दे रखी है, जो पेल्विस है ये मेजर कैलिक्स, पेल्विस को क्या बोलते हैं? मेजर कैलिक्स। भाई पूरा बीच वाला पेल्विस है और आगे जाके वो ऐसे उभार बन रहे बेटा, एक कैसे बन रहे हैं? एक कीपनुमा आकृति संरचना बन रही है। तो बीच वाला भाग जिसको हम पेल्विस बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं वो मेजर पेल्विस है। और ये कहां खुलता है बेटा? माइनर पेल्विस में। मतलब इस पेल्विस से बहुत सारे कीपाकार संरचना बन रही है, उनके ऊपर प्रेरण बन रहे, इसको बोलते हैं माइनर कैलिक्स। पहले मेजर कैलिक्स एक है और ये अनेक किस्म बन गया, अनेक कीपाकार संरचना बन गया। मैंने बताई थी आपको, कीपा सर बनाई ना बेटा जो करके, तो यूं बनाई थी, ये कैलिक्स बनवाया था, ये प्रेरण बना दिया जो करके, तो ये कैलिक्स था। तो यहां तो ये मेजर कैलिक्स हो गया बीच वाला भाग, और ये बटा वो माइनर कैलिक्स है। प्रत्येक माइनर कैलिक्स एक पिरामिड जुड़ा होता है, बता आपको, क्योंकि इस कैलिक्स के ऊपर ही क्या है? इस कैलिक्स के ऊपर ही पिरामिड है। और पिरामिड कितने होते हैं मानव में? प्रत्येक किडनी में 8 से 12 पिरामिड पाए जाते हैं। इसका मतलब जितने पिरामिड पाए जाएंगे उतने ही कैलिक्स पाए जाएंगे, उतने ही माइनर कैलिक्स होंगे। यदि 8 से 12 है ये मिलते हैं, तो 8 से 12 ही ये मिलेंगे बेटा आपको। यदि जितने पिरामिड मिलते हैं उतने ही क्या मिलेंगे? कैलिक्स मिलेंगे। ये याद रखना है आपको।
हाँ भाई, अभी संरचना पढ़ लिया आपने किसकी, ध्यान दो, वृक्क की संरचना हो गई देवेश। अब नेफ्रॉन की संरचना के बारे में बड़ा पता है, नेफ्रॉन के बारे में संरचना बनाओगे भाई समझ जाओगे। नेफ्रॉन संरचना बनाओगे भाई समझ जाओगे। तो एक छोटी संरचना देख लो बेटा, मैं आपको बना देता हूं छोटी संरचना। बेटा ये आगे जा क्या बनाएगी, इसको बोलते हैं अपवाही धमनिका। क्या बोलते हैं, धमनिका। और ये क्या होती है बेटा, अविवाही धमनिका। ये क्या होता है, ये बोमेन संपुट है, बोमेन संपुट। ये क्या बेटा, केशिका, केशिका गुच्छ है। और ये क्या है, प्रॉक्सिमल समीपस्थ नलिका। और ये क्या बेटा, डे सेट है। ये क्या है, संग्रह नलिका। ये क्या है, हैंडले, हैंडले का लोब। ये क्या है, अवरोही भुजा। ये कौन सी है, आरोही। कौन सी आरोही बेटा, पतली। और ये कैसी है, मोटी। ये पतली आरोही है, मोटी आरोही है। ये नॉर्मल डायग्राम बना दिया बेटा मैंने। हालांकि ये अपवाही धमनिका आगे क्या बनाएगी बेटा, ये क्या बनाएगी बेटा, परिनलिका केशिका जाल बनाएगी। केशिका आगे बढ़कर के ये चार बार लिपटेगी और क्या क्या बनाएगी, पैनल केश जाल। ये नॉर्मल डायग्राम है। अब आपको समझना क्या है, पहली नेफ्रॉन की संरचना। तो नेफ्रॉन को वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई माना जाता है। बात सही है। आप देखिए प्रत्येक वृक्क में कितने नेफ्रॉन होते हैं, याद रखना। एक वृक्क में 10 लाख होते हैं। इसे हाँ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, क्योंकि बेटा ये यूरिन का निर्माण करता है। ध्यान दो, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का मतलब नलिकाएं हैं किसका, यूरिन का फॉर्मेशन करने वाली। क्योंकि मूत्र निर्माण किसमें होता है, नेफ्रॉन के अंदर ही होता है। यहां जो अंतिम निकलेगा यो
ये क्या निकलेगा बेटा, ये मूत्र बनेगा, अंतिम मूत्र ही बनता है। इधर बेटा बिल्कुल बिल्कुल साइलेंट तरीके से देख लो। आप देखिए वृक्क की संरचना को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, पता ही आपको। अब नेफ्रॉन के प्रकार हैं, एक बात ध्यान रखो, आपके दो प्रकार के प्रकार दे रखे हैं, कौन कौन से, ये नेफ्रॉन के प्रकार दे रखे बेटा, एक दे रखा है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, या इसको सुपरफिशियल नेफ्रॉन बोलते हैं, इसको बोलते हैं बलकुट नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, बलकुटीय नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, बलकुटीय नेफ्रॉन क्यों कहते हैं बेटा, इधर ध्यान दें, इसका जो ये हेनिले का लूप होता है छोटा होता है, तो ये छोटा होगा। आप जानते बेटा ये यहां जो बट रहा है, ये वाला भाग तो कहां पे है, ये बलकुट में है, और ये वाला भाग कहां है, मध्यांश में। मैंने बताया था बलकुट में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, समीपस्थ कुंडित नलिका, दूरस्थ कुंडित नलिका, और ये नेफ्रॉन का भाग नहीं है संघनलिका। वैसे हल्का अधिकांश भाग इसमें मिलता है, ये किसमें, बलकुट में। तो ये दो प्रकार के नेफ्रॉन पाए जाते हैं आपका, एक तो जकस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, जिनके हेनिले लूप लंबे होते हैं, और जिनका अधिकांश भाग किसमें पाया जाता है, मध्यांश में। यहां जो ये बन रहा है ना, ये बलकुटी नेफ्रॉन नहीं है। बलकुटी नेफ्रॉन का तो ये हेनिले लूप और भी छोटा होगा, क्योंकि इसका अधिकांश जो भाग होता है वो बलकुट में होता है। मतलब ये तो मध्यांश में गया भाग, यहां देखो ये भाग तो मध्यांश में गया, ना इसका नाम क्या है, बलकुटी नेफ्रॉन है, ये और छोटा होगा। मतलब थोड़ा भाग मध्यांश में तो होगा बेटा, ये नहीं मध्यांश में भाग नहीं हो, थोड़ा बहुत मध्यांश में होगा, पर इसका नेफ्रॉन इतना लंबा नहीं होगा, थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा बहुत भाग आएगा मध्यांश में, तो वो कहलाते हैं बलकुटीय नेफ्रॉन। अब यहां दे रखा है, इसके बारे में सबको दे रखा, देखो बेटा जो बलकुटीय नेफ्रॉन है वृक्क की कहां पर पाए जाते हैं, सतह पर पाए जाते हैं। मतलब अधिकांश भाग कहां पर होता है, बलकुट में होता है इनका। अब जो मैं डायग्राम बना रहा था वो कौन सा नेफ्रॉन है, वो ये नेफ्रॉन है। हेनिले का लूप छोटा होगा, बताया था आपको अभी मैंने कि हेनिले लूप छोटा होगा। और तीसरी बात, ये नेफ्रॉन मानव में कितने पाए जाते हैं, 15 से 35% पाए जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है बिल्कुल ध्यान से, कि भाई कितने पाए जाते हैं, 15 से 35%। बाकी के सर्वाधिक यही पाए जाते हैं, कौन से, जकस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इनको क्या बोलते बेटा, जकस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जकस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। कॉर्टेक्स वाले भाग मेडुला के जंक्शन पर होंगे, ये बता बीच में बेटा। पर अधिकांश भाग इनका कहां पे होगा, इनका मध्यांश में होगा, और कुछ भाग कॉर्टेक्स पे भी होगा। लेकिन जहां बीच में मैंने आपको रेखा खींची बीच में, कि ऊपर बलकुट नीचे मध्यांश, तो ये जंक्शन पर पाए जाते हैं बीच बीच में। इनका अधिकांश भाग कहां पे होता है, मेडुला में होता है। और हेनिले लूप कैसे होते हैं, लंबे होंगे और गहरे होंगे। गहरे का मतलब है वो बलकुट में अधिक गहराई तक जाएंगे। और ये भी ध्यान रखना बेटा, ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। कैसे, सर्वाधिक, मतलब ये तो 15 से 35% लगभग पाए जाते हैं, लेकिन जो जकस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना आपको, कि मानव में सबसे अधिक कौन से पाए जाते हैं, जकस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये याद रखना है आपको। अब नेफ्रॉन के मुख्य भाग कौन कौन से देखिए बेटा,
नेफ्रॉन के मुख्य भाग, पहला बता दिया आपको मालपीघी पिंड, या इसको बोलते हैं मैलपीघी काय। क्या बोलते हैं? मैलपीघी काय, मैलपीघी बॉडी भी बोलते हैं इसको। और ये बता दी बेटा कि मैलपीघी काय के भी दो भाग हैं, कौन कौन से बताइए? पोमेन संपुट, केशिका गुच्छ। अब देखिए, अब बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस, आप जानते हैं कि बोमेन संपुट तो मैंने लिखा दिया कि भाई मैलपीघी काय के दो ही भाग हैं, लेकिन ये दोनों भाग मिलकर के क्या बना रहे हैं? मतलब जो बोमेन संपुट है, इस बोमेन संपुट प्लस के ग्लोमेरुलस, इसको बोलते हैं केशिका गुच्छ। ग्लोमेरुलस को बोलते हैं केश गुच्छ। ये दोनों मिलकर, दोनों कहां होते हैं? ये लिख रहा है कॉर्टेक्स में स्थित होते हैं, ये तो पता ही है आपको। भाई ये कह रहा है तो बोमेन संपुट जो मैंने लिखा दिया, ये दो भाई जब मैलपीघी काय बलकुट में स्थित है, इधर ध्यान दें, जब ये बलकुट में स्थित है तो इसके दोनों भाग ही तो है बेटा, ये बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस। ये कहां पे होंगे? कॉर्टेक्स में, मतलब बलकुट में पाए जाएंगे। ये कहां पाएंगे बेटा? बलकुट में, ये याद रखना है। अब हम दोनों के बारे में पढ़ना है। पहले पढ़ोगे बोमेन संपुट के बारे में। संपुट का मतलब है जो एक कीपा का संरचना है नेफ्रॉन की। अभी वो डायग्राम बनाया था मैंने, रक्त किससे आ रहा था? अभिवाही धमनिका से। अभिवाही धमनिका ब्याज ज्यादा अधिक होता है और अपवाही का कम होता है। अधिक रक्त आता है और कम निकलता है तो एक दाब लगता है, उस दाब के प्रभाव से रक्त का फिल्ट्रेशन होता है। अब देखिए, ग्लोमेरुलस का मतलब बता दिया आपको मैंने, केश गुच्छ के बारे में पढ़ोगे। केशिका गुच्छ, रक्त केशिकाओं का गुच्छा होता है। गुच्छा जानते हो? जाल। मतलब जो अभिवाही धमनिका है वो आगे जाकर के बहुत सारी शाखाओं बढ़ जाएगी और केशिकाओं का क्या बना लेगी? एक गुच्छा बना लेगी, जिसको बोलेंगे केशिका गुच्छ। और ऐसा क्यों होता है? जिससे कि एक जाल बन सके और रक्त का फिल्ट्रेशन हो सके। कोई चीज आपको छान लिया, मान लो एक चलनी में रेत भर लो और ऊपर छानो, जितने भी कण होंगे वो सब रेत में अटक जाएंगे। जो छन के आएगा ना बेटा, वो शुद्ध फिल्ट्रेशन होगा। ये कड़की मृदा में छाने जाते हैं ना बेटा, कोई चीज ऐसी छानी जाती है। एक लेयर बना लो, मिट्टी की बना लो, रेत की बना लो, अब बजरी की लेयर बनाओ, बजरी की, और बाहर को चीज छानो, सिरप वगैरह, जो मोटे मोटे कण होंगे बजरी में अटक जाएंगे। पहला भाग हो गया रक्त केशिकाओं का जाल, क्या कहलाता है? मतलब और बताऊं आपको कि अभिवाही धमनिका आगे जाकर के बोमेन संपुट में कहां पर? बोमेन संपुट में जाकर के केशिकाओं का एक गुच्छा बना लेती, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, या हिंदी में केशिका गुच्छ बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है बेटा? बताइए, कार्य क्या होता है? जो कार्य होता है बताइए। फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जानते हो? निस्यंदन, छनना। किस गुच्छ का कार्य होता है? फिल्ट्रेशन, रक्त का फिल्ट्रेशन, रक्त का छनना। अब बात करें, हमने इसके बारे में पढ़ लिया कि ग्लोमेरुलस क्या, किस गुच्छ। आप पढ़ेंगे किसके बारे में? बोमेन कैप्सूल। आप बोमेन कैप्सूल जानते हो? बोमेन संपुट के बारे में। अब ये जो बोमेन संपुट है, इसमें दो परतें पाई जाती है, बता दिया आपको।
पहले बताया होगा कि बोवेन संपुट कैसा होता है, द्विस्तरीय होता है ना, द्विस्तरीय। तो दो परतें से बना होता है, सिंपल एक्वेमस एपिथेलियम, उन कोशिकाओं को बोलते हैं सिंपल एक्वेमस एपिथेलियम कोशिकाएं होती है बेटा, साधारण एपिथेलियम कोशिकाएं पाई जाती है। अब रक्त आपूर्ति, इसका मतलब रक्त आपूर्ति का मतलब है ब्लड सप्लाई। ब्लड आता किससे, नेफ्रॉन के अंदर, बताइए। अविवाहित धमनी से। लिख रहा है बेटा, लिख रहा है इसमें, देखो रक्त आपूर्ति का मतलब है कि नेफ्रॉन को, जो किडनी को जो रक्त मिल रहा है, किससे मिल रहा है, अविवाही धमनी से। ये क्या काम करती है, अविवाही धमनी रक्त लाती है, किसमें, नेफ्रॉन के बोवेन संपुट में, और अपवाही रक्त को ले जाती है, किस में ले जाएगी बेटा, पैनलिका केशिका जाल में। किसमें ले जाएगी बेटा, पैनलिका केशिका जाल में। इसका जो व्यास होता है अविवाही का व्यास कैसा होता है बेटा, अधिक होता है। वो इसका जो व्यास होता है वो कम होता है। बताइए क्या होता है, ये चौड़ी होती है जिससे कि रक्त अधिक आ सके, ये सक्रिय होती है कि रक्त कम निकल सके। भाई जब रक्त ज्यादा आ रहा है और निकल कम रहा है तो एक दाब लगेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसी दाब के प्रभाव से रक्त का फिल्ट्रेशन होता है। तो ये ऐसे बनाया गया है बेटा, इसका रक्त अधिक आता है और कम जाएगा, वो एक दाब लगेगा, उस दाब के कारण रक्त का फिल्ट्रेशन होगा। अब नलकीय भाग, नलकीय भाग जानते हैं बेटा, आपने अभी मेलपी की काय पढ़ा है, और मेलपी काय के दो भाग पढ़े, कौन कौन से, केस का गुच्छ और बोवेन संपुट। अब नलकीय भाग में पढ़ोगे आप कौन कौन से, जितनी भी नलिकाएं आती हैं, पहले पढ़ोगे समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये हेनले का लूप है, कैसे आकार का होता है बेटा, यू शेप होता है, कैसा होता है, यू शेप। अब ये हेनले लूप की भुजाएं, इसी की भुजाएं बेटा दोनों, इसी की भुजाएं, एक तो अवरोही, अवरोही का मतलब है जो रक्त को लाने कार्य कर रहे, मतलब इसमें अवरोही में छनित्र आता है, निस्यंद आता है, क्या आता है बेटा, निस्यंद कहते हैं, छनित्र क्या होता है बेटा, छनित्र। ये छनित्र दिख रहा है, तीर कह रहा है, ये आता है अवरोही, रक्त वो छनित्र नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर, और ये आरोह जानते हो बेटा, आरोहण, क्या होता है ये, आरोहण है, आरोहण। जो बोवेन संपूर्ण रक्त छन रहा है, जो छनित्र है, अवरोही द्वारा तो नीचे आता है और आरोही द्वारा वो चढ़ता ऊपर की ओर, आरोहण करता है। ध्यान रखना, आरोही द्वारा क्या करेगा, आरोहण करेगा। तीसरी है दूरस्थ कुंडलित नलिका, जिसको बोलते हैं डीसीटी, और लास्ट की संग्रह नलिका, कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। भाई ध्यान रखना, यह है नेफ्रॉन का भाग नहीं माना जाता है, क्योंकि यह कई नेफ्रॉन का संयुक्त भाग है।
बताया था आपको, संग्रह नलिका को नेफ्रॉन का भाग नहीं माना जाता क्योंकि यह कई नेफ्रॉन का संयुक्त भाग होता है। मैं जब बनाई थी ना, कई लगाई थी, कई नेफ्रॉन जुड़े हुए होते इससे। तो ये आपको याद रखना है। अब बेटा देखिए, अरे तो टॉपिक पूरा होगा बेटा, अभी अभी मत जाओ, टॉपिक पूरा होगा, ये अधूरा लटक जाएगा, मतलब नहीं है। एग्जाम रिवाइज पॉइंट है। पहला है कॉर्टेक्स का कार्य। कॉर्टेक्स जानते हो, बलकुट। इस बलकुट का कार्य होता है फिल्ट्रेशन, मतलब निस्यंदन, छानना। निस्यंदन कार्य किसका? बलकुट का कार्य याद रखो। बलकुट क्या काम करता है बेटा? बलकुट के अंदर निस्यंदन क्रिया होती है। क्यों होती है? क्योंकि बलकुट के अंदर ही मैलपीगी काय होता है, बोबिन संपुट होता है। ध्यान रखना बेटा, यह आ सकता है कि किडनी के वृक्क के किस भाग में यह क्रिया होती है, तो कॉर्टेक्स वाले भाग में होती है। कि कॉर्टेक्स वाले भाग में मैलपीगी काय पाया जाता है, बोबिन संपुट पाया जाता है। अब मेडुला में कौन सी क्रिया होती बताइए बेटा? कंसंट्रेशन। जानते हो, जो मेडुला वाले भाग से जो आपका कौन सा भाग है बेटा? हैनले का लूप है, उसमें जल का पुनरावशोषण होता है। होता है ना बेटा भाई, एक में जल का पुनरावशोषण के लवण का पुनरावशोषण जो हो रहा है, कंसंट्रेशन मूत्र जो सांद्रण हो रहा है मूत्र का, वो इसी वाले भाग में होता है। और नेफ्रॉन का जो मुख्य कार्य होता है, ये नेफ्रॉन क्या है? चलो, इसका कार्य ये हो गया फिल्ट्रेशन, इसका कार्य होगा कंसंट्रेशन, सांद्रण। इसका मतलब जानते हो, सांद्रण। और इसका ये क्या, नेफ्रॉन क्या है? दे दिया, फंक्शनल यूनिट। जानते हो, क्रियात्मक इकाई बेटा। क्या ये? क्रियात्मक इकाई। ये क्रियात्मक इकाई है। आप जानते हैं नेफ्रॉन को वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। सुपर ट्रिक्स देखिए बेटा इसमें। अफेरेंट जानते हो, ये अविवाही धमनी है बेटा। कौन सी है ये? अविवाही धमनी। इससे रक्त क्या करता है? इंटर जानते हो, अविवाही धमनी से रक्त का प्रवेश होता है। ध्यान दो, अफेरेंट अविवाही धमनी। और ये क्या है? अपवाही धमनी। ये अपवाही धमनी का एक ही बात है, धमनी का ही होती है वैसे। इससे जल क्या करता है बेटा? बाहर निकलता है। इससे रक्त का प्रवेश होता है, फिर छड़ने के बाद जो रक्त बाहर निकल रहा, किससे निकलता है? वो अपवाही धमनिका से। अब नेफ्रॉन की संरचना, ये वही चला टॉपिक, कंटिन्यू आगे चलेगा। थोड़ा सा लगे बेटा, टॉपिक अधूरा नहीं होता बेटा। हाँ, देखिए बोमेन संपुट या मैलपीगी काय के बारे में। तो ये बोमेन संपुट के खोखले भाग में रक्त लाने वाली वाहिनी को क्या बोलते हैं? अविवाही धमनी। और ले जाने वाली को बोलते हैं अपवाही। ये याद रखना, बता दिया आपको। रक्त कौन ला रही है? अविवाही। कौन ले जा रही है? अपवाही। अब संरचना में बोमेन संपुट की भित्ति में दो परतें होती हैं। ये वही पॉइंट है बेटा, एग्जाम पॉइंट है ये रिपीटेशन है। अब ये आंतरिक परत है,
बता रहा हूं बेटा, सुनो, ये पोरोसाइट विशेष कोशिकाएं होती है, पोरोसाइट, जिसके कारण बोमेन संपुट में क्या पाया जाता है बेटा, आंतरिक परत में छिद्र पाए जाते हैं। बोमेन संपुट की जो आंतरिक परत होती है छिद्रित होती है। पोरोसाइट जानते हो, ये छिद्र है बेटा, इसमें छिद्रित। पोरोसाइट्स में छिद्र पाए जाते हैं, जिसके कारण से अधिक फिल्ट्रेशन हो सके। इनकी अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं, आंतरिक परत में इनका काम होता है पुनरावशोषण। बेटा आप जानते हैं कि जो समीपस्थ कुंडली नलिका है उसे दोनों काम होते हैं। क्या काम होते हैं बेटा, सर्वाधिक पदार्थों का पुनरावशोषण भी होता है और श्रवण भी होता है। अब कार्य क्या है बेटा, देखो, पहला कार्य है ग्लोमेरुलस की कोशिकाएं केशिकाओं को पकड़कर रखते हैं, और दूसरा कार्य है मिलकर बनाते हैं क्या, ग्लोमेरुलर झिल्ली। ये वो झिल्ली बनती है, ग्लोमेरुलर झिल्ली, दोनों से मिलकर के कौन सी, एक तो विशेष कोशिका पोरोसाइट्स जो छिद्रित है, वो एक बेटा जो अम्लवा प्रवर्ध है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे बेटा, एक ग्लोमेरुलर झिल्ली या ग्लोमेरुलर एक मेम्ब्रेन बनेगी, जिस झिल्ली से केवल रक्त प्लाज्मा को छोड़कर, रक्त कोशिकाओं को छोड़कर रक्त का अधिकांश भाग छन के जाता है। रक्त सेल रह जाती हैं, कुछ रक्त प्रोटीन, कुछ रक्त सेल, कुछ रक्त प्रोटीन छोड़कर अधिकांश भाग छनकर किस में आ जाएगा, बोमेन संपुट में आ जाएगा। वो ये झिल्ली बनती है जो किसका काम करती है, फिल्ट्रेशन का कार्य। इस झिल्ली को बोलते हैं ग्लोमेरुलर झिल्ली। इसी से रक्त का फिल्ट्रेशन होता है। ये झिल्ली से अत्यंत पारगम्य होती है, ये बात ध्यान रखना है आपको। ये जो अत्यंत पारगम्य होती है, इसमें अधिक सूक्ष्म छिद्र होते हैं, पोरोसाइट्स। यह फिल्टर का कार्य करती है, छानने का कार्य करती है। फिल्टर मतलब छानने का, क्या कार्य करेगी बेटा ये, हाँ ये छानने का कार्य करेगी, छानने का। परिणाम क्या है, छनित द्रव नलिका में जाता है। इसका मतलब है जो छनेगा वो नलिका में पहले सब आएगा, समीपक नलिका में, फिर आएगा हेनरी लूप में। इसके बाद में ग्रीवा जानते हो बेटा, ये नेफ्रॉन ग्रीवा है, बोमेन संपुट का पिछला भाग है ये, और पतली सकी नलिका होती है। सिलिएटेड, ये दीवार किसकी बनी होती है, सिलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में ये आपको स्रावी नलिका है, बेटा ये स्रावी जानते हो, स्रावी नलिका बताइए। सिक्रेटरी ट्यूब्यूल, संघ नलिका बेटा, क्या है ये, संग्रह नलिका है। मेलपीघी काय के बाद का भाग है बेटा, स्रावी नलिका है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन सी, समीपस्थ, हेनले का लूप और दूरस्थ नलिका। ये 3 स्रावी नलिका है जहां पर श्रावण होता है। कुछ पदार्थों का श्रावण भी होता है और अवशोषण भी होता है। 3 कौन कौन सी बेटा, पहले पढ़ोगे समीपस्थ नलिका। समीपस्थ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये नेफ्रॉन बोमेन संपुट के समीप होती है, समीपस्थ हो गए। अब बोमेन संपुट के निकलने वाला घुमावदार भाग है, ये भाग कहां पाया जाता है, कॉर्टेक्स में। ये याद रखना है आपको। संरचना देखें, सिंपल कोवाइडल एपिथेलियम की बनी होती है ये। इसकी जो संरचना होती है ब्रश बॉर्डर, जानते हो बेटा, ब्रश बॉर्डर का मतलब ये होता है
के सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, जिससे सर्वाधिक पुनरावशोषण इसी से होता है बेटा। मतलब इसी के कारण क्या होता है बेटा, सर्वाधिक पुनरावशोषण होता है। क्यों होता है बेटा बताइए? ये तो बुर्श की तरह है, इसमें सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। सर्वाधिक पुनरावशोषण होता है किस वाले भाग से? समीपस्थ कुंडलिका से। क्यों होता है? क्योंकि इस पर इसकी जो सतह होती है ब्रश बॉर्डर की तरह होते हैं, ब्रश के समान होती है। इसके बाद में अब ये कार्य है किसके? पहला कार्य है समीपस्थ कुंडलिका के कार्य बेटा अवशोषण, सब जानते हैं। इस वाले भाग से सर्वाधिक पुनरावशोषण होता है, बता दिया, मैं लिखा था पहले सर्वाधिक पुनरावशोषण। अब वो किसका होता है बताइए? ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, जल है, प्रोटीन्स हैं। आकार कैसा होता है? लंबाई होती है 14 mm और व्यास होता है 60 माइक्रोमीटर। ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद में आपका दूसरा लूप आता है हेनले का लूप। अब देखिए, क्योंकि ये वैज्ञानिक हेनले नामक वैज्ञानिक ने ये इसकी खोज की थी, इस कारण इसको बोलते हैं हेनले लूप। कैसी आकृति का होता है? ये आकृति याद रखें, हेनले का लूप यू आकृति का होता है, इसको हेयर पिन बोलते हैं। स्थान इसका मतलब है हेनले लूप कहां पाया जाता है? वृक्क के अंदर, मेडुला में पाया जाता है। भाग की बात करें कि इसके दो भाग हैं, पहले बता दिया अवरोही, इसमें छनेत्र ऊपर से नीचे आता है, और आरोही में छनेत्र नीचे से ऊपर आरोहण करता है। इनको बोलते हैं डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्फ। इसमें छनेत्र ऊपर से नीचे आएगा और इसमें आरोहण होगा, तब बोल रहे हैं इसको आरोही, आरोहण हो रहा है, नीचे से ऊपर जाता है। अब इसमें मुख्य विशेषताएं देखिए, दोनों भुजाएं समानांतर होती है ना बेटा? एक जो बताई थी अवरोही यो और जस्ट बाकी आरोही, दोनों समांतर होती हैं। लंबाई कितनी होती है दोनों की? 20 mm होती है। अब विशेष स्थिति मरुस्थलीय जीवों में यह लंबा होता है। कौन? हेनले का लूप। क्यों होता है बताइए बेटा? लंबा क्यों होता है बताइए? क्यों? क्योंकि इससे अधिक जल का पुनरावशोषण होता है। और इनका मूत्र कैसा होता है बेटा? हाइपोटॉक्सिक, अधिक सांद्र होगा। कैसा होगा? अधिक सांद्र होगा। क्योंकि आप जानते हैं उनमें जल की वैसे ही कमी रहती है, ऊंट 7 दिन में पानी पीता है, तो वो जल को कम त्यागते हैं। मतलब अधिकांश जल का क्या कर लेते हैं? पुनरावशोषण कर लेते हैं। मूत्र कम बनता है पर गाढ़ा बनता है। आप खुद ही देख लो, तुम जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ही मूत्र पीला नहीं आएगा, कम पीला होगा, कम सांद्र होगा। और तुम पानी मत पियो, दिन भर बहुत ना के बराबर इतना पियोगे जिंदा रह सके, फिर देखो मूत्र भी कम आएगा और गाढ़ा भी आएगा, सांद्र भी आएगा। आएगा कम आएगा। जहां एक दिन में 1.5 लीटर मूत्र बनता है, वहां 500 ml बनेगा। अब दूसरी नलिका बेटा दूरस्थ कुंडित नलिका। दूरस्थ कुंडित, इसको दूरस्थ क्यों बोल रहा था ये? क्योंकि ये दूर है। ये नेफ्रॉन के जो प्रारंभिक भाग होता है बेटा, क्या मैलपी की कार से दूर होती है, इस कारण इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलिका। अब देखो कहां पाई जाती है बताइए? ये पहली बात तो ये कहां पाई जाती है? इसका स्थान है कॉर्टेक्स, बालकुट में पाई जाती है। एक सिरा हेनले लूप में, दूसरा सिरा कलेक्टिंग डक्ट।
एक सिरा जुड़ता है इसका हेनले के लूप से, दूरस्थ नलिका का बेटा, तो मैंने डायग्राम बना उसको देखना। एक इसका जो सिरा होता है दूरस्थ नलिका का, डीसीटी का, वो जुड़ता है हेनले के लूप से, और दूध जुड़ता है किससे? संग्रह नलिका से। किससे बेटा? संग्रह नलिका जुड़ता है, संग्रह नलिका से। अब संरचना की बात करें, कुबोइडल सेल्स होती हैं और ब्रुश बॉर्डर होती है बेटा, बहुत कम या अनुपस्थित। ब्रुश बॉर्डर कम होता है, इसका मतलब है पुनरावशोषण, जल का पुनरावशोषण सर्वाधिक, जल का तो सर्वाधिक होता है यहां पर, लेकिन जो आवश्यक चीजें होती है ना, ग्लूकोज या अमीनो अम्ल, इनका कम होता है, बहुत कम। ब्रुश बॉर्डर बहुत होती तो है पर कम होती है। सर्वाधिक ब्रुश बॉर्डर कहां पर हो जाता है बेटा? वो होती है समीपस्थ नलिका में होती है। तो सर्वाधिक पुनरावशोषण कहां पर होता है? समीपस्थ नलिका में। यहां होता है पर कम होता है। अब चार ओर केशिकाओं का जाल पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? ये नाम पड़ा है केशिका जाल। एक 10 मिनट, केशिका जाल। मतलब ध्यान दो बेटा कि जो अपवाही धमनिका है ना, नेफ्रॉन, उससे भूमि से निकल के क्या बनाएगी? केशिका जाल बनाएगी। इसको बोलते हैं पर्णनलिका केशिका जाल। और यही वो जाल है जो आवश्यक पदार्थों क्या करता है? पुनरावशोषण। अब ये संग्रह नलिका नेफ्रॉन के पिरामिड में स्थित, नेफ्रॉन के मेडुला के पिरामिड में स्थित होती है। कई नेफ्रॉन इसमें खुलते हैं, इसका मतलब है नेफ्रॉन का भाग नहीं है, बल्कि कई नेफ्रॉन का संयुक्त भाग है। आगे बात करें, कई नलिकाएं मिलकर के, मतलब कई संग्रह नलिका मिलकर के क्या बनाती हैं? बेलिनाई की वाहिनी। मैंने आपको बताया था ना बेटा, जो अंतिम मूत्र बनता है ना, वो वहां एक बड़ी नलिका बन जाती है। जैसे कि मैंने ये बताई थी, ये ध्यान दो बेटा, ये बताई थी ना, यहां पर अंतिम मूत्र बन रहा था, मूत्र। तो यहां जाकर के ये बना लेती बेल नलिका वाले। ये आगे जाकर के जो संग्रह नलिका है ना, ये संग्रह नलिका, संग्रह एक ही बात है, आगे जाकर क्या बना लेती है? बेलिनाई की वाहिनी। तो यहां में कई नलिका जुड़ जाती है, ऐसी संग्रह नलिका, कई संग्रह नलिका जुड़ जाती है। इसमें मूत्र, अंत मूत्र आएगा, और ये जुड़ी होती किससे? मूत्र वाहिनी से, जिससे मूत्र आपका कहां जा सके? मूत्राशय में। अब देखिए, कलेक्टिंग डक्ट को नेफ्रॉन का भाग नहीं मानते, बता दिया आपको, नेफ्रॉन का संयुक्त भाग है। इसके बाद में ये रिवाइज पॉइंट है, पोरोसायर्स का काम होता है फिल्ट्रेशन। पोरोसायर्स जानते हो, छिद्र में जो छिद्र सतह होती है, उसका कार्य क्या होता है? पोरोसायर्स कहां पाई जाती है बेटा? नेफ्रॉन वाले भाग में। पीसीडी का कार्य होता है समीप नलिका का पुनरावशोषण, एब्जॉर्प्शन। क्या होता है बेटा? ये इसका कार्य होता है पुनरावशोषण। लूप ऑफ हेनले, वाटर बैलेंस, क्योंकि जल का और मिनरल्स का अवशोषण और वो होता है इनके अंदर। तो जल का बैलेंस जो होता है इसी वाले भाग में होता है। और ये जो काम रेगुलेशन कार्य करती है, क्योंकि आप जानते हैं कि सर्वाधिक जल का अवशोषण कहां पर होता है? संग्रह नलिका में होता है। यदि यहां पर एक हार्मोन स्राव होता है बेटा, कौन सा? बताइए बेटा। जिसके कारण जल का पुनरावशोषण कम हो जाता है और बहुमूत्रता रोग हो जाता है, वैसोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। कौन सा बेटा? एडीएच। तो सर्वाधिक रेगुलेशन इसी वाले भाग से होता है। आप जानते हैं व्यक्ति प्रतिदिन 180 लीटर द्रव का क्षणित होता है, निस्संदन होता है, लेकिन
ये हार्मोन जो एडियस स्राव होता है अधिकांश जल का अवशोषण कर लेता है इसी वाले भाग से। और कलेक्टिंग डक्ट का जो कार्य होता है यूरिन फ्लो, क्योंकि जो मूत्र होता है ना इसी वाले भाग से फ्लो करता है। किससे? संग्रह नलिका से। किससे बेटा? संग्रह नलिका। अब देखिए ये याद रखनी है आपको, पीसीटी का कार्य क्या होती है बेटा? एब्जॉर्प्शन होता है, लूप लेंथ मैटर करती है, डीसीटी डिसाइड, और कलेक्टिंग डक्ट कैरी करती है यूरिन को। ये वही है। वृक्क की रक्त वाहिनियां याद रखनी है। रक्त प्रवाह का क्रम क्या है? सबसे पहले रक्त आएगा रीनल आर्टरी में आएगा, वृक्क धमनी में आएगा, वृक्क धमनी से डॉर्सल एरोटा से ये पृष्ठ महाधमनी है। क्या बेटा? ये आपकी पृष्ठ महाधमनी। इससे रक्त निकल के कहां पहुंचेगा? वृक्क में प्रवेश के बाद क्या होगा बेटा? सेगमेंटल आर्टरी में विभाजित होगा बेटा। ये रक्त प्रवाह का क्रम है। इसके बाद में आगे क्रम है, ये सेगमेंटल आर्टरी से जाएगा, ये अविवाही धमनी में जाएगा, अविवाही से कहां पे जाएगा? किस गुच्छ में आएगा, किस गुच्छ में से कहां में जाएगा बेटा? छड़ने के बाद अपवाही में जाएगा, और फिर ये पन्नक केश का जाल में फैलेगा। क्या फैलेगा? ये पन्नक केश का जाल। और यहां से ये हेनले के लूप, युवा के लूप में जाएगा। उसके बाद में बेटा रीनल वेन वृक्क सिरा में जाएगा, और वृक्क सिरा से ये पोस्टीरियर वेना केवा। जानते हो आपके हृदय में पढ़ाया आपने अग्र महाशिरा पश्चिम महाशिरा, नाम सुना बेटा? अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा। मतलब इन सिराओं से रक्त नीचे वाले भागों से ऊपर वाले भागों से किस में आता है? दायां आलंद में आता है। इसका मतलब है यहां से रक्त आपके हृदय में जाएगा, हृदय दाएं भाग में। इनको बोलते हैं पोस्टीरियर। पश्चिम महाशिरा है बेटा, अग्र नहीं, पश्चिम महाशिरा। अग्र महाशिरा, पोस्टीरियर कहते हैं पश्चिम महाशिरा है। पश्चिम महाशिरा द्वारा आपके रक्त हृदय में जाता है। रक्त हृदय के अंदर तो केवल हृदय पंपिंग की तरह कार्य कर रहा है, जिससे वो फेफड़ों पंप कर सके, फेफड़ों में ऑक्सीजन लाई जा सके। इसके बाद में इफेरेंट का व्यास कम होता है, पहले बता दिया मैंने आपको। अविवाही धमनी का, अपवाही धमनी का, इससे निस्यंदन मदद मिलती है। बताया था आपको कि अविवाही तो चौड़ी होती है, रक्त अधिक आएगा, और अपवाही पतली होती है, रक्त कम जाएगा, जिससे किसमें हेल्प मिलेगी? निस्यंदन में। ये याद रखना है। अब ये मूत्र निर्माण के 3 चरण हैं। सबसे पहले मूत्र क्षमता है, किस चलेगा? किस गुच्छ से? फिल्ट्रेशन क्रिया होगी, ये दाब काम करते हैं। एक तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जिसका मान होता है 75 mm Hg। ये उल्टा दाब लगता है क्योंकि बोविन संपर्क जो छनित्र नहीं छनित छन चुका है वो दाब डाला, वो तू भाई उसको रोकेगा छंडे से। तो जब उसमें चलने में भूसी आ जाएगी ना तो वो रोकेगी भाई, या नीचे जब वो भर जाएगा तो छनित दाब डालता है उल्टा। ये उसको बोलता है अपोजिट प्रेशर, वो होता है 30। और फिर इफेक्टिव, फिर कुल दाब 75 में 30 घटा दो 45। यदि इन दोनों का दाब बराबर हो जाए तो रक्त छनेगा ही नहीं भाई। एक तो वो दाब जो ऊपर से मतलब की अविवाही धमनी ज्यादा रक्त आ रहा है, एक मतलब की दाब लग रहा है, वो एक जो विरोध कर रहा है, लेकिन विरोध करने वाला 30 का जो दाब कम है, दोनों का कितना है? ये दोनों दाब बराबर हो जाए
तो रक्त का छंदा फिल्ट्रेशन नहीं होगा। ये इफेक्टिव दाब है, इफेक्टिव प्रेशर है, इसी के प्रभाव से रक्त का फिल्ट्रेशन होता है। ये GFR जानते हो, ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर है। क्या बेटा ये GFR ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर, ये होती है मतलब कि जो ग्लोमेरुलर से जो छन रहा है ना, छन कितने छन की जो मात्रा होती है, लिख रहा है इतना छनता है बेटा, कितना जो छनित्र कितना निकलता है 125 ml प्रति मिनट में, इतना छनित्र निकलता है। ये होती है GFR। इसका मतलब है ये छनित्र 1 मिनट में तो निकल 125 ml और 1 दिन में निकले वो 180 लीटर। लेकिन इसके साथ पता है आपको मात्र कितना मूत्र बनता है बेटा, मूत्र बनता है ओनली कितना 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर मूत्र बनता है। क्योंकि अधिकांश, ये लिख रहा है बेटा, अधिकांश जल का क्या हो जाएगा पुनरावशोषण। यदि 180 लीटर बना और आप दिन भर टॉयलेट के लिए भागते रहोगे, टॉयलेट की टंकी भर जाएंगे, 180 लीटर तो बहुत होता है बेटा, और फिर तुम पानी पानी पीते पीते बावड़े हो जाओगे। पुनरावशोषण कहां पे होता है ये ध्यान रखना, समीपस्थ कुंडित नलिका में पुनरावशोषण होगा। उपयोगी पदार्थ वापस रक्त में ले ली जाते हैं कि कुछ उपयोगी, जब रक्त का फिल्ट्रेशन होता है ना बेटा, कुछ उपयोगी पदार्थ छन करके किस में आ जाते हैं, रक्त में आ जाते हैं, नहीं निस्यंदन में आ जाते हैं, छनित्र में आ जाते हैं, जिनका पुनरावशोषण कर लिया जाता है। उपयोगी पदार्थ वापस दोबारा रक्त में ले लिए जाते हैं, किसके द्वारा, पर्णनलिका केश का जाल द्वारा ले लिए जाते हैं। जो चारों तरफ वृक्क के चारों तरफ जो जाल लिपट रहा है ना, उसके द्वारा उनका क्या होता है बेटा, पुनरावशोषण कर लिया जाता है। अब वो कौन कौन से पदार्थ हैं बेटा जिनका पुनरावशोषण होता है, वो है आपके ग्लूकोज। कौन कौन से हैं बेटा, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, विटामिन है, विटामिन इनका पुनरावशोषण होगा, हार्मोन्स हैं, Na+ आयन है, Cl- है, जल, इनका होता है पुनरावशोषण। क्योंकि ये सभी रक्त के आवश्यक घटक हैं, रक्त के लिए आवश्यक है, हमें हार्मोन्स भी आवश्यक है, विटामिन भी आवश्यक है, अमीनो अम्ल भी आवश्यक है, ग्लूकोज भी आवश्यक है, अधिकतम जल लवण भी आवश्यक है हमारे लिए। तो इनका होता है पुनरावशोषण। क्योंकि ये छन के आ चुके थे, छन के क्यों आ चुके, क्योंकि जल में घुलनशील होते हैं, रक्त कोशिकाएं रह गई और रक्त में कुछ प्रोटीन रह गई, बाकी छन के सब आ गया, तो इनका कर लिया था पुनरावशोषण। अब ये पुनरावशोषण 2 तरीकों से होता है बेटा, एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहां ऊर्जा द्वारा ऊर्जा खर्च होती है, और एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सक्रिय परिवहन है। क्या बेटा, ये सक्रिय परिवहन जहां ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये होता है निष्क्रिय परिवहन। क्या होता है बेटा, ये निष्क्रिय परिवहन। ये तो अधिक दाब से कम दाब की ओर जाएगा, यहां ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए लगभग 80% उपयोगी पदार्थ वापस ले लिए जाते रक्त में, 80%। अधिकांश जल तो आ रहा है बेटा, 180 लीटर छन रहा, मात्र 1.5 लीटर मूत्र बन रहा है। 80% उपयोगी पदार्थ काम में ले लिए जाते हैं। अब लास्ट क्रिया है मूत्र निर्माण की, सिक्रेशन। पर जब रक्त छन रहा था ना, तो कुछ पदार्थ ऐसे थे जो छनने से रह गए। भाई हम जो छान रहे हैं और वो हमारे छनने से रह गए, रक्त में चले गए, तो फिर क्या होगा, जो पर्णनलिका केश का जाल केश का है ना, बस दोबारा डाल दें, ले भैया तू छन, तेरा कोई काम नहीं यहाँ पे। उस क्रिया को बोलते हैं श्रवण। और ये सर्वाधिक श्रवण किसमें होता है, DCT में। ऐसी बात नहीं है कि PCT में नहीं होता, समय नलिका में होता है, लेकिन सर्वाधिक होता है किसमें, इसमें मैं बता दूंगा आपको, सर्वाधिक होता है। कैसा होता है बेटा, सर्वाधिक होता है। श्रवण तो समीपस्थ में भी होता है, लेकिन कम होता है। क्या अब कौन कौन से पदार्थ होते हैं जो रक्त में छन के रह गए छनने से,
लेकिन रक्त के लिए आवश्यक नहीं है। तो रक्त में खतरनाक है, उनको बाहर निकालना जरूरी है। अब वो पदार्थ थे बेटा, ये K+ रह गया था रक्त में, रक्त छन रहा था, रक्त में चला गया संग में। H+ रह गया था, अमोनिया रह गई थी, और कुछ दवाइयां और विषैले पदार्थ रह गई थी। इसके बाद क्रिएटिनिन भी होता है, पढ़ा होगा आपने, क्रिएटिनिन। रंगा पदार्थ भी होते हैं, कौन से बेटा? रंगा पदार्थ भी होते हैं, रंगा पदार्थ भी होते हैं। ये पदार्थ अनावश्यक होते हैं, जो रक्त में छन नहीं पाए। तो जो पन्नल का केसर जाल की जो केशिका है ना, इनको पोढ़े डाल देती है, पहले दोबारा उसमें डाल देती है, किसमें बेटा? नेफ्रॉन के समीपस्थ नलिका में, दूरस्थ नलिका में डाल देती है दोबारा से। मतलब मूत्र का भाग बनना होता है इनको। अब ये समाप्ति पर है आपका, और ये क्रिया होती है पैसिव प्रोसेस द्वारा, सक्रिय परिवहन द्वारा। वृक्क के कार्य होते हैं, चयात्मक उत्सर्जन का कार्य है, शरीर का आंतरिक वातावरण स्थिर रहता है। दूसरा कार्य है पीएच नियंत्रण। तीसरा कार्य है परासरण नियमन, जो जल और लवण का संतुलन कौन करता है? वृक्क ही करता है। तापमान का नियंत्रण, रक्तचाप नियंत्रण, एक पद पढ़ा होगा आपने, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। मतलब रेनिन का स्राव होता है, जिससे रक्त जो ब्लड प्रेशर होता है वो नियंत्रित होता है। ये पूरा पाथवे है। और एक इरिथ्रोपोइटिन का निर्माण होगा, जिससे आरबीसी निर्माण बढ़ेगा। यदि इसका निर्माण नहीं हुआ, और ये काम कौन करता है? वृक्क ही करता है। यदि वृक्क ने इसका निर्माण नहीं किया तो आरबीसी की मात्रा कम रहेगी, कम बनेंगे आरबीसी हमारे बॉडी में। यदि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो इससे रोग हो जाता है बेटा, कौन सा? हाइपोक्सिया। यह अधिक बनता है, मतलब कि ये ऑक्सीजन की कमी नहीं रहनी चाहिए बेटा। उसके बाद में ये कार्य बताए, अफेरेंट से जो रक्त जाएगा ग्लोमेरुलस में जाएगा, और फिर अविवाहित ध्वनि द्वारा बाहर निकल जाएगा। ये बात ध्यान रखना। तो फिल्ट्रेशन, पहले छनेगा, फिर पुनरावशोषण होगा, फिर श्रवण होगा। एक क्रमागत क्रिया है बेटा, वही ट्रिक है ये जो FRS दे रखा है बेटा, ये क्रिया एक साथ होती है। पहले फिल्ट्रेशन होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा, पुनरावशोषण होगा, और फिर होगा सिक्रीशन। ये क्रमागत क्रिया है। अब आपके MCQ क्वेश्चन से इनको भी कर लो, बढ़िया रहोगे। ज्यादा नहीं है, छोटे से क्वेश्चन से। फिर ये कब करोगे? कल कर लोगे? कल इसको पढ़ के जरूर लाना बेटा। फिर ये क्वेश्चन दोबारा कराएंगे? नहीं, एक बार तुम करो, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट और से। नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप जवाब दो। पहला क्वेश्चन है, अमीनोटैलिक प्रणाली कौन से बताइए बेटा? अमीनोटैलिक, अमोनिया उत्सर्जी, अमीनो अम्ल उत्सर्जी है। ये अमीनो अम्ल उत्सर्जी है। दूसरा है बेटा, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, अमोनिया के बारे में सही कथन कौन सा है? अत्यधिक विषैला। ये पॉइंट याद रखना। अमोनियोटैलिक एनिमल्स का उदाहरण कौन सा है बेटा? जो अमोनिया उत्सर्जी हैं, केवल जलीय जीव होते हैं, मछलियां होती है बेटा। ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। तो बेटा यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण बताया था बेटा, यूरिया कहाँ बनता है? यकृत में। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। इसके बाद में क्वेश्चन जो 5वां है, 2 जगह है। यूरिक एसिड के बारे में सही कथन कौन सा है? सबसे अधिक विषैला, गलत। अधिक जल की आवश्यकता, गलत।
सबसे कम विषैला है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। छठवां क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन एक साथ करेंगे। यूरियोटैलिक एनिमल्स का उदाहरण है, वो मनुष्य एग्जाम्पल है। कॉर्टेक्स बलकुट में क्या पाया जाता है? मेलपिगियन कॉर्पस कल्स, यही होता है बेटा। मेलपिगी नलिकाएं पाई जाती केवल, या मेलपिगी कहा है। अब आठवां और नवा क्वेश्चन करेंगे। आठवां और नवा, अरे देखो बेटा, मेडुला में कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं? मेडुला में देखो बेटा, ये तो रीनल पिरामिड ये पाया जाता है मेडुला में। ब्रक पिरामिड पाए जाते हैं। नेफ्रॉन क्या है बताइए? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की फंक्शनल यूनिट है। 10वां क्वेश्चन, थोड़े इसको बेटा। 10वां क्वेश्चन देखो, बोमेन कैप्सूल में क्या होता है? कौन सी क्रिया होती है बोमेन कैप्सूल में, बोमेन संपुट में? फिल्ट्रेशन क्रिया होती है बेटा, ध्यान रखो। फिल्ट्रेशन। 11वां क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है अभी होने वाले। अफेरेंट आर्टियोल्स, जो अविवाहित धमनिका है, का कार्य क्या होता है बेटा? रक्त बाहर ले जाना, गलत, रक्त लाना। अब इफेरेंट अपवाहित धमनिका का कार्य क्या है? अपवाहित धमनिका का व्यास कम होने का क्या होता है? फिल्ट्रेशन बढ़ता है, बताया था आपको, जब फिल्ट्रेशन होता है। 13वां और 14वां क्वेश्चन, जीएफआर का मान बताया था आपको 125 ml प्रति मिनट। रिएब्जॉर्प्शन मुख्यतः कहां होता है? पुनराब्सॉर्प्शन बताया था आपको पीसीटी में होता है। और 15वां क्वेश्चन है, श्रवण कहां होता है? डीसीटी में। 16वां क्वेश्चन और 17 एक साथ कर लेते हैं। पोरोसायर्स का कार्य क्या होता है बेटा? फिल्ट्रेशन करना। बेटा आप जानते हैं छिद्री तो होते हैं, छिद्री तो फिल्ट्रेशन करेंगे। लूप ऑफ हेयर पिन, एक मिनट बस की बात, 2 क्वेश्चन। लूप ऑफ हैंडले का कार्य क्या होता है बताइए? वाटर बैलेंस का काम करता है ये, वाटर बैलेंस। इसके बाद में 18वां क्वेश्चन, कलेक्टिंग डक्ट, संघ नलिका का कार्य क्या होता है बेटा? यूरिन ट्रांसपोर्ट, मूत्र का फ्लो करती है। और रीनल आर्टरी, ब्रक जो धमनिका है वो कहां से निकलती है? पृष्ठीय माधमनी, बताया था आपको, यहीं से निकलेगी। मैंने लिखा था ना, उसमें बताया था पृष्ठ माधमनी से। लास्ट क्वेश्चन रह गया है 20वां, किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? और एक्सक्रीशन एंड बैलेंस ये काम होता है। ठीक है बेटा। और 20 सही है बेटा।
अभी ये हो गया सेव, कहाँ से यहीं से सेव करना है इसको। एंटीवायरस प्रोटेक्शन एक्सपायर्ड, कहाँ करो स्टॉप। कहाँ सुनो, रुक नहीं रही, क्या आ रहा है ये रुक नहीं रहा, देखना है क्या आ रहा है, रुक 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 इसको। नमस्कार, वो पीडीएफ का लंबी हो गई।